गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी सी विलम्ब हो गई, 2 दिन से क्लास वगैरह नहीं चल पाया क्योंकि बीच में मेरा भी थोड़ा पीएचडी का कोर्स वर्क का क्लास चल रहा था, जिसकी वजह से मैं भी व्यस्त था इस वजह से। लेकिन फिर भी आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग का कुछ क्लास ले लूँ, ठीक है, ताकि आप लोग की भी पढ़ाई हो और हमारी भी हो। क्यों? क्योंकि सबका साथ और सबका विकास, ठीक है। तो चलिए, पिछले क्लास जो था हम लोग पढ़े थे जो है जनजातीय लोगों का आर्थिक वर्गीकरण। इस आर्थिक वर्गीकरण में हम लोग देखे तो शिकारी, ठीक है, खाद्य संग्राहक, साथ में घुमंतु, स्थानांतरित खेतीहर, कृषक तथा दस्तकार जनजातियाँ, इन सभी टॉपिकों के ऊपर जो था हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन किए हुए थे, है ना। आज जो हम लोग का जो चौथा चैप्टर है वह है जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, ठीक है, अर्थात सोशल कल्चरल प्रोफाइल ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। मतलब कि जो सांस्कृतिक है उनकी परिदृश्य क्या है जनजातियों में, ठीक है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के ऊपर जो है देखेंगे। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो आप लोग बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को मालूम होगा कि क्लास जो है ना, जो आप लोग कॉलेज क्लास है वो काफ़ी विलम्ब से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तक पता चल रहा है कि कॉपी चेक होना भी प्रारंभ नहीं हुआ है। बस अभी क्या हुआ है कि आप लोग कॉलेज से जो है कॉपी यूनिवर्सिटी में पहुंचा है। तो आप लोग खुद से भी जो है ना अपना घर में पढ़िए, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको भी आप अच्छे से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार अध्ययन कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है, ताकि जो भी हम आपके लिए क्लास तैयार करें तो आप उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और एक काम और कीजिएगा कि जो भी आपके मित्र सगे संबंधी होंगे, ठीक है, उनको भी जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी क्लास हो सके, ठीक है। चलिए, आज के हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि किसी भी समुदाय की, ठीक है, किसी भी समुदाय की प्रकृति को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को समझ जाए, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी समुदाय का अध्ययन करने जाते हैं, है ना, तो वहां पे हमें सबसे पहले यह करना है कि जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना मतलब क्या होता है? संरचना मतलब होता है ढांचा, वो किस आधार पे उसका संरचना बना हुआ है, ठीक है। यदि हम देखें कि मानव के शरीर की संरचना किसके आधार पे है, तो हमारे बॉन है, हमारे अस्थि है, उसके ऊपर संरचना तैयार हुई है। उसी प्रकार से हम किसी भी समुदाय की यदि हम अध्ययन करने चले हैं तो हमें उसकी संस्कृति की संरचना को जो है ना देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसकी विशेषताओं को, तब जाकर हम इनकी संस्कृति को, उसकी संस्कृति को जो है हम समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि संस्कृति एक ऐसे पर्यावरण है जिसके अनुसार एक विशेष सामाजिक संगठन का विकास होता है तथा व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करता है ना, निर्धारण होता है। अर्थात हम देखें तो पर्यावरण है, मतलब जो संस्कृति ऐसा पर्यावरण है, संस्कृति मतलब कि जिसमें हम रहते हैं। संस्कृति आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, संस्कृति 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक और एक अभौतिक। अब ये भौतिक और अभौतिक में सभी चीजें आ जाती है, हर प्रकार के वस्तु विचार, है ना, ईमानदारी, इन सभी जो चीजें होते हैं सब के सब आ जाते हैं आपका संस्कृति में, ठीक है। तो वह संस्कृति हम देखें तो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारण करता है। जो व्यक्ति होते हैं उनके आपसी रिलेशन, कॉम्बिनेशन, उसको जो है ना वो निर्धारण करता है, ठीक है। और जनजातीय समाज को हम एक सरल समाज का इस कारण कहते हैं कि राजनीतिक की ठीक है, जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषता हमारे जैसे जटिल समुदाय से भिन्न है। अर्थात जिस हम सभ्य समाज में रहते हैं,
ठीक है। तो सभ्य समाज से जो है ना, इनकी जो समाज है, जनजातियों की जो समाज है, वहां पे बहुत अधिक सरल समाज है। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे, है ना, जनजातियों की जीवन प्रतिमान, है ना, वहां पे क्या था, ये बहुत सरल थे, जो भी इनके पास था उसी में ये अपना गुजर बसर करते थे। इनके लिए मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सभ्य समाज के लोगों के लिए मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम देखें तो जो सभ्य समाज है ना, यहाँ पे बहुत अधिक जटिलता है, लेकिन जो जनजातीय समाज है वहां पे जटिलताएं नहीं के बराबर, बहुत एकदम सरल समाज माना जाता है। ठीक है। अर्थात हम देखें तो जनजातीय संस्कृति संरचना का संबंध उन सभी धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों के निषेध, विश्वासों का लोक गाथा से है। ठीक है। अर्थात जनजाति को जो सांस्कृतिक संरचना है ना, जैसे हम आपको बताएं ना, संरचना मतलब ढांचा, हर समाज का एक ढांचा होता है, संरचना होता है। तो जनजातियों की जो संरचना है, इस संरचना में हम देखें तो मूल रूप से आपका धार्मिक विश्वास है। ठीक है। धार्मिक विश्वास के साथ साथ हम देखें तो व्यवहारों के कुछ निषेध भी है। ठीक है। इसके साथ हम देखें तो विश्वासों तथा लोक गाथा, लोक गाथा मतलब जो लोकल, जो उनके क्षेत्र में जो कहानियां होती है, उसके द्वारा हमें सुनने के लिए मिलता है। ठीक है। अर्थात अपने विचारों को कहानी, गाथा, गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते होंगे। आप देखे होंगे जनजातियों में जब विवाह होता है तो वहां पे राम और सीता से रिलेटेड गीत को गाया जाता है। ठीक है। या हम देखें तो उन जनजातियों में जो है, जो आपका पांचों पांडव है, उनसे रिलेटेड गीत गाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि हम जो है ना, हम लोग वो इन पांचों पांडवों के ही वंशज हैं। तो इस तरह से अपनी लोक गाथा को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। दूसरी यदि हम देखें दूसरी रूप, तो यहां पे देखिए बताते हैं, मतलब दूसरी संरचना के बारे में दे देंगे। तो जनजातीय सामाजिक संरचना का निर्माण में, ठीक है, जनजातीय सामाजिक संरचना के निर्माण में जो है निर्माण में परिवार, ठीक है, क्योंकि हम आपको बताए ना कि संरचना किस आधार से बनता है। तो संरचना का भी कुछ आधार होता है। जैसे हम देखें तो घर का भी एक स्ट्रक्चर बनता है, घर तैयार होता है, तो उसकी संरचना जो है, उसके एलिमेंट्स तैयार होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके तत्व होते हैं। उसके बाद उसको क्रमबद्ध तरीके से जब हम सजाते हैं, रखते हैं, तब जाकर हमारा घर तैयार होता है। उसी प्रकार से जनजातीय समाज की संरचना में हम देखिए तो परिवार है, ठीक है, विवाह है ना, नातेदारी और वंश समूह, गोत्र व्यवस्था, युवागृह और सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रतिमानों का विशेष स्थान है। ठीक है। अर्थात जो इनकी संरचना है ना, इस संरचना में परिवार, विवाह, नातेदारी, वंश समूह, गोत्र व्यवस्था, युवागृह तथा सामाजिक अस्त्रीकरण, अर्थात इन समाजों में भी जो है ना स्तर है, हायरार्की बनी हुई है। ठीक है। तो इसके बाद जो है ना ये संस्कृति इनकी हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये जो था जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य का ये एक परिचय है, भूमिका है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जनजातियों का सामाजिक परिदृश्य। ठीक है। तो ये कहता है कि जनजातियों के सामाजिक परिवेश का मुख्य संबंध जो है जनजातीय सामाजिक संगठन की प्रकृति पर है। मतलब ये जिस समाज में रहता है ना, वहां के संगठन के प्रकृति के अनुसार ही जो ना इनको हम परिभाषित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस स्थान पे हम लोग भी रहते हैं तो उसके प्रकृति के अनुसार ही जो है ना हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है। यहां पे यदि हम देखें तो हर्षोविट्ज महोदय हैं, उन्होंने क्या बताया कि आदिवासी समाजों के संदर्भ में सामाजिक संगठन का तात्पर्य उस समस्त संस्थाओं के संकुल से है। मतलब एक समूह से उन संस्थाओं के जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थिति निर्धारण करती है। अर्थात जो समाज में विभिन्न
व्यक्ति हैं उनके परिस्थिति का निर्धारण मतलब पद का निर्धारण करती है, ठीक है। और समाज के व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दशा प्रदान करती है। और जब उनका पद निर्धारित होता है, ठीक है, तो वहां पे हम देखें तो पारस्परिक संबंध का जो है एक विशेष दशा होती है, विशेष स्थिति होती है और उसको प्रदान की जाती है। पद तो आप लोग समझते होंगे, अर्थात समाज में भी जो है ना हर व्यक्ति का अपना अपना पद होता है और उस पद के अनुसार उसकी जो होती है भूमिका प्रदान की जाती है, ठीक है। यहां पे यदि हम दुर्खिम महोदय को देखें तो दुर्खिम महोदय द्वारा जो बताया गया है वो देखिए कहते हैं कि सामाजिक संगठन उन सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक व्यवहारों के आधार पर स्पष्ट किया है जो समुदाय में व्यवहार के जीवन के नियमित बनाता है, ठीक है। अर्थात समाज के जो मूल्य है ना उसके नैतिक व्यवहारों के आधार को स्पष्ट करता है। जिसमें हम देखें तो प्रमुख कुछ इसके संस्थाएं हैं, ठीक है, जिसमें हम देखें तो परिवार, जैसे हम हर्षवर्धन इसके पहले हम लोग देखें ना इसकी जो परिभाषा था उस परिभाषा में देखें कि जो संरचना है वहां पे हम संरचना में देखें तो परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, वंश समूह है ना, गोत्र व्यवस्था, युवा गृह है, इसी के आधार पे जो है वह संरचना बनता है। तो यहाँ पे जो है इनकी जो प्रमुख संस्था है जनजातियों के वो आपका परिवार है, ठीक है। परिवार के साथ हम देखें तो विवाह, नातेदारी, गोत्र व्यवस्था, युवा गृह, स्त्रियों की परिस्थिति, ठीक है, और प्रमुख प्रतिमानों पर विचार करना जरूरी है। अर्थात इनकी जो संरचना बना हुआ है वो है आपका परिवार, विवाह, नातेदारी, गोत्र व्यवस्था, युवा गृह और स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित प्रमुख प्रतिमानों पर विचार करना जरूरी है, ठीक है। अर्थात व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का निर्धारण भी करता है, जो व्यक्ति हैं उनके समाज में उनके संबंध का भी निर्धारण करता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेश को समझने के लिए जनजातीय समाज के संगठन जो है, ठीक है, जो इनकी सामाजिक संगठन है, सामाजिक अस्थिरीकरण, ठीक है, और इनकी प्रकृति, स्त्री की परिस्थिति का प्रमुख आधार है। समझ रहे होंगे, मतलब कि जो संरचना है ना इसकी मूल आधार जो है सामाजिक परिवेश को समझने के लिए वो जो है आपका सामाजिक संगठन है, सामाजिक अस्थिरीकरण है, प्रकृति है और स्त्रियों की परिस्थिति है। तो हम लोग देखेंगे जनजातीय सामाजिक संगठन, ठीक है, अर्थात जो जनजाति है इनके संगठन कौन कौन है, क्योंकि हम लोग देखें ना तो कि जो जनजाति है उनके संस्कृति का पहला जो तत्व है इनके जो संस्कृति की उसमें हम देखें तो इनके संगठन है, तो कौन कौन से संगठन है तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ क्या बताता है कि विभिन्न जनजातियों के सामाजिक संगठन की प्रकृति में काफी अंतर देखने को मिलता है। अर्थात जो जनजाति हैं जनजातियों के सामाजिक संगठन और प्रकृति में काफी अंतर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन सामाजिक संगठन का संबंध अधिकांश संस्थाएं इस तरह की है जो लगभग समान रूप से व्यवहारों के, है ना, व्यक्तियों के व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का प्रभावित करती है। जिसमें हम देखें तो जनजातीय सामाजिक संगठन के कुछ तत्व हैं, तो ये कौन कौन है तो यहाँ पे अब हम लोग आगे जो है ना यहाँ देखेंगे। तो इसमें जो पहला बता रहा है वो है आपका परिवार, ठीक है, पहला कौन सा है परिवार, फैमिली, है ना। अर्थात सामान्य रूप से जो है से परिवार का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से समझा जाता है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंध से बंधे होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिएगा कि परिवार हम किसे कहते हैं। तो परिवार जो है ना वो कहता है कि व्यक्तियों के उस समूह से समझा जाता है जो विवाह, रक्त और गोद लेने के संबंध से बंधे होते हैं। अर्थात परिवार कैसे बंधा है, एक विवाह से होता है और दूसरा रक्त के संबंध से होता है और तीसरा जो है गोद लेकर हम जो संबंध बनाते हैं उसके द्वारा परिवार का निर्माण होता है, ठीक है। तथा
तथा छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं, और छोटा सा जो गृहस्थ होता है, परिवार होता है, उसका भी निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थात हम देखें तो जनजातियों में जहां केंद्रीय परिवारों का की प्रधानता भी है, ठीक है, केंद्रीय परिवारों का भी जो है प्रधानता हमें देखने के लिए मिलता है। जो परिवार है, ठीक है, उसमें हम देखें तो केंद्रीय परिवार की भी प्रधानता है, और वही अधिकांश परिवारों में को जो है विस्तृत परिवारों की श्रेणी में भी रखा जाता है। केंद्रीय परिवार मतलब जानते होंगे क्या क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि केंद्रीय परिवार क्या होता है। और एक होता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में देखें तो जिसमें जो है आपका संयुक्त परिवार आता है, जिसमें लगभग 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग विस्तृत परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जनजातियों में हम देखें तो विवाह के आधार पर जनजातियों कुछ समय पहले तक जहां बहुपत्नी विवाह परिवार तथा बहुपति विवाह परिवार का काफी प्रचलन था। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो जनजातियों में जो है ना बहुपत्नी विवाह, ठीक है, और बहुपति विवाह के काफी प्रचलन थे। आज अधिकांश जनजाति एक विवाहित परिवार के रूप में बदल रही है, कारण बहुत सारे आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ऐसे था जनजातियों में कि बहुपति विवाह भी थे और बहुपत्नी विवाह भी थे। लेकिन आज वर्तमान के परिदृश्य को देखें, वर्तमान के प्रोफाइल को देखें, ठीक है, तो बहुत सारे जनजाति अब एकल विवाह परिवार के रूप में बदल रहे हैं। इसके अतिरिक्त और हम देखें, ठीक है, तो जनजातीय परिवार में मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक दोनों तरह के परिवार विद्यमान है। ठीक है, अर्थात दोनों तरह के परिवार जो है ना विद्यमान हैं। अधिकांश मातृत्वात्मक परिवार धीरे धीरे पितृसत्तात्मक अथवा पुरुषों की शक्ति के संबंध में होते हैं। अर्थात मात्र 3 ही ऐसे जनजाति हैं जिसमें मातृसत्तात्मक परिवार है, बाकी सभी जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार है। ठीक है, वो 3 कौन कौन है? तो 3 जो है ना गारो है, खासी है और नायर है। ये 3 जनजाति जो है जिसमें मातृसत्तात्मक है, बाकी सभी जनजातियों में जो है पितृसत्तात्मक परिवार है। अर्थात पुरुषों की शक्तियों से संबंधित उनके परिवार होते हैं, मतलब उनका पूरी सत्ता जो है ना पुरुष के आधार पर है। ठीक है, अधिकांश जनजाति परिवार विस्तृत प्रकृति के होती है, मतलब बड़े परिवार होते हैं। जैसे हम आपको बताया 3 से 4 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग विस्तृत परिवार कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा संगठन जो है यहाँ पे बताया गया है वो है आपका विवाह, मैरिज, है ना। तो विवाह जो है ना यह एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। क्यों संस्था है? समिति क्यों नहीं है? इसलिए कि विवाह के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं और उसको हमें पालन करना ही होता है। कुछ मान्यता नियमों के अंतर्गत पति पत्नी को यौन संतुष्टि के अवसर प्रदान करने के साथ साथ बच्चों का पालन पोषण और नियमित सामाजिक जीवन के लिए एक समुचित पर्यावरण की सुविधा उपलब्ध कराती है। कौन? ये परिवार। ठीक है, ये जो परिवार है ना, ये परिवार जो है पति पत्नी की यौन संतुष्टि के अवसर प्रदान करता है, बच्चों को पोषण पालन, है ना, पालन पोषण की, और साथ ही हम देखें तो सामाजिक जीवन के लिए समुचित पर्यावरण की सुविधा प्रदान करती है। और आदिम समाजों में वैवाहिक संबंध को नियमबद्ध बनाने के लिए अनेक निकट संबंधी को पारस्परिक संबंध में आने संबंधी निषेध, बहिर्विवाह तथा अंतर्विवाह के नियमों का भी प्रचलन है। अर्थात हम देखें तो विवाह में जो है ना विवाह का भी बहुत सारे नियम होते हैं, अर्थात कुछ निषेध होते हैं, बहिर्विवाह होते हैं, अंतर्विवाह होते हैं, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अर्थात कहता है कि विवाह की प्रकृति में एक रूपता देखने को नहीं मिलता, मतलब एक समान विवाह हमें देखने के लिए जनजाति में नहीं मिलता है, सभी में अलग अलग हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे हम देखें तो जो टोडा है, कोटा है, खस है, ठीक है, टियान है, कोट है, कुसुम्ब है ना,
कमलम है, ये बहुपति विवाह का प्रचलन है। इन जनजातियों में जो है बहुपति विवाह का प्रचलन रहा है। अब बहुपति विवाह क्या होता है? बहुपति, देखिए यहाँ पे दो तो बना हुआ है, बहुपति और बहुपत्नी, है ना, बहुपति। तो बहुपति में क्या हो गया, एक औरत के 4-5 हस्बैंड होंगे, वो बहुपति विवाह होंगे। और बहुपत्नी में क्या होता है, बहुपत्नी में हुआ कि एक, ठीक है, बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में क्या होता है कि पत्नी को हम लोग रखते हैं बीच में, नहीं, हस्बैंड एक होगा और बहुत सारे उसके पत्नियां होंगे। जैसे हम लोग देखें वर्तमान में आज भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक व्यक्ति है लेकिन उसके 4-5 पत्नियां हैं, ठीक है। तो ऐसे विवाह को जो है ना बहुपत्नी विवाह कहते हैं। लेकिन कुछ जनजातियों में जो है बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह भी है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आप लोग को। तीसरा यदि संगठन की हम बात करें तो तीसरा संगठन जो है वो है आपका नातेदारी, ठीक है, वो है आपका नातेदारी अर्थात किनशिप। यहां पे हम देखें तो कहते हैं आदिवासी समाजों में, ठीक है, आदिवासी समाजों में व्यक्तियों को वंश और समूह की विशेष परिस्थिति, ठीक है, विशेष परिस्थिति प्रदान करने में नातेदारी के विशेष भूमिका रही है। अर्थात इनको एक समूह में बांटने की जो है ना, वंश में, समूह में, ठीक है, उसके जो परिस्थिति है उसको बांटने में जो है नातेदारी की विशेष भूमिका रही है, ठीक है। जैसे हम देखें तो नातेदारी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, अर्थात कहीं कहीं जो होता है नातेदारी को जो है ना वहां पे अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है। लेकिन अक्सर हम देखें तो आदिवासी गांवों का यह समूह, ठीक है, में व्यक्ति का परिस्थिति का निर्धारण उसके माता पिता तथा नातेदारी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अर्थात उनके माता पिता के द्वारा जो है ना उनके बच्चों का जो है निर्धारण किया जाता है। देखिए कहता है कि जैविक रूप से, ठीक है, जैविक रूप से यह विश्वास किया जाता है कि बच्चे के विभिन्न व्यवहार, है ना, विभिन्न व्यवहार उसके माता पिता और नातेदारी के अनुसार ही विकसित होते हैं, ठीक है। आदिवासी समूहों में व्यक्ति के परिस्थिति के निर्धारण में नातेदारी एक महत्वपूर्ण आधार आवश्यक है। लेकिन अनेक जनजाति में जहां यौन संबंध के बारे में स्त्रियां काफी स्वतंत्र हुई हैं, ठीक है, वहां पे व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण करने में नातेदारी का अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अर्थात कुछ जनजातियां हैं जहां पे नातेदारी को जो है निर्धारित करने में काफी कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जनजातियों में भी हमें देखें तो वहां पे जो स्त्रियों में काफी स्वतंत्रता मिलती है, मतलब यौन संबंध है ना काफी ओपन नहीं होता है। तो वहां पे थोड़ा निर्धारित करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि जैसे हम देखें तो मान के चलिए एक पत्नी है उसके 5 पति हुए, ठीक है, बहुपति विवाह। तो बहुपति विवाह में हम वहां पे निर्धारित ये नहीं कर पाते हैं कि ये जो बच्चे का जन्म दी है तो इसके वास्तविक पिता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाइयां होती है, ठीक है। तो ऐसे हम देखें तो कुछ जनजातियों में हैं, जैसे हम देखें तो टोडा है ना, टोडा जनजातियों में हम देखें तो टोडा जनजाति में जो है एक विशेष शाखा में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है ना, एक स्त्री जो है अनेक पुरुषों से विवाह करती है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता है, हो सकता है कि स्त्री से जन्म लेने वाले बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। यह सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो नातेदारी कहीं कहीं जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, कठिनाई उत्पन्न करती है। अर्थात हम देखें तो चाहे वास्तविक हो
या काल्पनिक, ठीक है। एक गोत्र से संबंधित व्यक्ति स्वयं को रक्त संबंधी मानकर यह विश्वास करता है कि उसके बीच भाई बहन का संबंध है, ठीक है। मतलब उसके जो बीच का जो रिलेशन है ना, वो उनको बताने के लिए ही गोत्र होता है। अर्थात हम देखें तो जब आपस में विवाह के संबंध स्थापित करने के एक अनैतिक कार्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है। मतलब जो विवाह संबंध होता है वह जो है इनमें एक अनैतिक कार्य के रूप में देखा जाता है। इस अर्थात व्यवहार के इसी नियम को गोत्र बहिर्विवाह का नियम कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने परिवार के सदस्यों से विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि गोत्र से, अपने गोत्र से बाहर विवाह होता है। आप देखेंगे अपने घर में भी, इसीलिए इनका मानना है कि जो विवाह होता है ना, ये विवाह संबंध आपस में अनैतिक कार्य है। यदि मान के चलिए सपोज हम एक ही परिवार के लोग हैं और आपस में विवाह कर लिए तो ये तो पारिवारिक संबंध हो जाएगा, मतलब आपस में भाई बहन में विवाह हो गया तो बहुत गलत है। तो इसीलिए क्या होता है कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं, गोत्र बहिर्विवाह, ठीक है। अर्थात हम देखें तो जनजातियों में प्रत्येक गोत्र समूह का एक मुखिया होता है। प्रत्येक जनजाति में जो होता है ना, वो गोत्र समूह का एक मुखिया होता है। नेक्स्ट जो है आपका वंश समूह, ठीक है। नेक्स्ट जो है वंश समूह। वंश समूह में देखें तो कहता है कि वंश समूह का तात्पर्य समान रक्त से संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह से जो परिवार से बड़ा लेकिन गोत्र से छोटा होता है ना। मतलब कि परिवार से बड़ा है लेकिन गोत्र से छोटा होता है, उसको ही को हम लोग वंश समूह कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है कि एक वंश समूह का निर्माण 6 से 7 पीढ़ियों के उन्हीं व्यक्तियों से होता है जिन्हें वास्तविक पूर्वज की जानकारी होती है। अर्थात हम लोग देखते हैं ना कि एक वंश होता है और उस वंश के बहुत सारे लोग होते हैं। तो मान के चलिए अब छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, अब उसे माइग्रेशन करके कहीं दूसरे जगह चला जाता है, लेकिन काफी लंबे समय के बाद 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक छत्तीसगढ़ में आया ही नहीं, जाना ही नहीं। तो जो होता है, जो गोत्र है, जो गोत्र जब उसको पुकारा जाता है तो ये पता चलता है कि हम इस गोत्र के और हमारी उत्पत्ति इससे हुई है, अर्थात कोई जीव से हुई है। तो जब दोनों का गोत्र मैच करता है, ठीक है, जब दोनों का गोत्र मिलता है तो ये पता चलता है कि हम लोग दोनों आपस में एक परिवार है, ठीक है। तो वही कहता है कि 6 से 7 पीढ़ियों के उन्हीं व्यक्तियों से होता है जिनका वास्तविक पूर्वज की जानकारी होती है, ठीक है। पितृपक्षीय वंश समूह वह है जिसके अंतर एक पुरुष पूर्वज की उन्हीं संतानों को सम्मिलित किया जाता है जिसके बीच के रक्त संबंध हो। अर्थात हम देखें तो जो वृक्ष होता है, ठीक है, बड़ा वृक्ष होता है तो जड़ तो एक होता है लेकिन ब्रांच बहुत सारे होते हैं। तो मान के चलिए एक साइड के ब्रांच जो है वो सब समझ पा रहे हैं लेकिन दूसरे साइड का नहीं समझ पा रहे, तो उसको नीचे का जो जड़ है उस जब जड़ के पास जाएंगे तो हमें ये तो पता चलेगा ना कि हम किस पेड़ के हैं, किस जगह से हैं। तो वो जो है आपका वंश समूह ही निर्धारित करता है। तीसरा आपका आता है, तीसरा जो है नेक्स्ट जो है वो है आपका युवा गृह, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लग रहा है कि ये क्लास थोड़ी लंबी होती चली जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग युवा गृह का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और जो भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम पुनः आप लोगों को समझाने की कोशिश और प्रयत्न दोनों करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।